हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि विद्युत रसायन। आज इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात की जाएगी, यानी कि आज हम लोग इस चैप्टर का बेसिक्स तैयार करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को धीमे 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 करके आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक, तो चैप्टर अपने पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक आज होने वाला है वो हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के। ठीक है, तो क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है अपने पास ये बनता है दो वर्ड से मिलके। एक तो है अपने पास इलेक्ट्रो और दूसरा अपने पास होता है केमिस्ट्री। ठीक है, इन दो वर्ड से मिलके ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड बना होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है, मीनिंग होती है इसकी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। सो क्या मतलब निकल के आया इसका? इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शन। अभी देखो होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन यानी कि इंटर कन्वर्जन होता है, और रिएक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट होती है केमिकल रिएक्शंस के अंदर, केमिकल रिएक्शन से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। तो ये जो इंटर कन्वर्जन है, ये जो अपने पास इंटर कन्वर्जन निकल के आया, ठीक है, ये जो अपने पास इंटर कन्वर्जन निकल के आया, इसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, एक और डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the interconversion of energy, यानी कि एनर्जी के जो इंटर कन्वर्जन होता है ना एनर्जी का, उसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? यहां पे जो केमिकल एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी होगी? केमिकल एनर्जी होगी, उसको हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, यानी कि केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल को फिर से केमिकल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये जो दो टाइप की एनर्जी आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों टाइप की एनर्जी में जो इंटर कन्वर्जन होता है उसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर होगी आपको? अच्छा, चलो हिंदी लिखो जरा जल्दी से। ठीक है, हिंदी लिखना जरूरी है क्या? इसको समझ गए ना आप लोग? ठीक है, इंटर कन्वर्जन जो होता है एनर्जीज का, उसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, बात समझ में आ गई? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी कि एनर्जीज के इंटर कन्वर्जन, और कह सकते हैं कि उनकी जो मैकेनिज्म होती है उसको भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। ठीक, समझ में आई बात? चलो हटा दें। तो ये तो थी अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की छोटी सी बात। अभी बात ये आती है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक्स कहां से बनेगा सर, इसमें बेस कैसे बनेगा? देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? एनर्जी का इंटर कन्वर्जन जिसमें हम पढ़ते हैं, और दूसरा उनकी मैकेनिज्म जिसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे हुआ, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट हुई और इलेक्ट्रिकल केमिकल में कैसे कन्वर्ट हो रही है। तो उनकी जो मैकेनिज्म है वो भी हम यहीं पर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। बात क्लियर हुई यहां तक? चलो अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, देखो एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट क्या था, एक कंटेनर हमने लिया, एक वेसल हमने ले ली, ठीक है, एक बर्तन ले लिया हमने, और इस वेसल के अंदर हमने डिप कर दिया इलेक्ट्रोड। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोड डिप किया हमने? हमने जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया या जिंक रॉड ले ली। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड बोल दो या फिर जिंक रॉड बोल दो। ठीक, तो ये जिंक की रॉड है। अब इसको हमने डिप कर दिया एक
कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस के अंदर CuSO4 विलियन में इसको हमने डाल दिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। अब ये CuSO4 का यहां पे कलर कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा। कैसा कलर होगा, ब्लू कलर होगा, नीले रंग का होगा, ठीक है, क्योंकि कॉपर यहां पे किस फॉर्म पे होगा, कॉपर यहां पे होगा, कॉपर यहां पे होगा अपने पास Cu+2 के फॉर्म में। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है, कॉपर किस फॉर्म में होगा, Cu+2 के फॉर्म में होगा। इतनी बातें तो साधारण सी हैं, समझ में आती हैं अपने को, ठीक है। तो जैसे ही हमने जिंक को इस सॉल्यूशन के अंदर डिप किया तो हमने देखा कि जिंक क्या होने लग गया, जिंक क्या होने लग गया, ऑक्सीडाइज होने लग गया, जिंक का ऑक्सीकरण होने लग गया, और कॉपर होने लग गया रिड्यूस, इसका रिडक्शन होने लग गया, है ना, समझ में आया। ये ऑक्सीडाइज होने लग गया, ये रिड्यूस होने लग गया, ठीक है, रिड्यूस लिखो, रिडक्शन लिखो, ठीक, तो रिड्यूस लिख देते हैं हम लोग, ठीक है भाई। ये ऑक्सीडाइज होने लग गया, रिड्यूस होने लग गया, इसका मतलब क्या हुआ सर, क्यों ऑक्सीडाइज क्यों रिड्यूस हो रहे हैं, उसका ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने का रीजन है, और रीजन क्या है देखो जरा, रीजन क्या है ध्यान से देखो, मैं इस वेसल को यहां लिख देता हूं, ठीक है, इस जगह में देखो, देखो ध्यान से देखो, रीजन क्या है। हमने एक वैल्यू पढ़ी थी क्लास 11th के अंदर, अगर हमें ध्यान आ रहा होगा तो हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ा था, ठीक है, इसको हमने बोला था E नॉट, बोला था E नॉट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल को हमने क्या बोला था, E नॉट बोला था। तो ये जो वैल्यू है किसकी कितनी होगी भाई, जिंक की कितनी होती है, -0.76 E नॉट, E नॉट वैल्यू कितनी होती है, -0.76, और कॉपर की होती है +0.34। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखें, ठीक है, ये कौन सी सीरीज में पढ़ा था हमने भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्लास 11 में आप लोग पढ़ते हुए आए, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम E नॉट बोलते थे, वो Zn की कितनी वैल्यू थी, -0.76, और कॉपर की थी 0.34 प्लस में। तो कॉपर यहां से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे काम करेगा, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है नेगेटिव होती है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो रिड्यूस अच्छा करता है, और जिसकी पॉजिटिव हो जाती है वही वैल्यू E नॉट की, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है। तो यहां पर कॉपर ऑक्सीडाइज करेगा और जिंक रिड्यूस करेगा। तो जिंक रिड्यूस होगा, जिंक रिड्यूस का मतलब क्या हुआ, यहां से जब ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे थे या देख रहे थे, तो एक्सपेरिमेंट जब किया गया था तो जिंक कुछ रिड्यूस कर रहा था, जिंक कुछ टूट रहा था, मतलब जिंक टूट रहा होगा ना, टूटने का मतलब जिंक सॉल्यूशंस के अंदर टूट रहा है। तो तीन चार बातें निकल के आई। सबसे पहली बात हमने क्या बोला कि जो जिंक था, Zn था, जिंक क्या हो रहा था, रिड्यूस कर रहा था, रिड्यूस इन वेट, ठीक है, या बाय वेट। तो जिंक रिड्यूस इन वेट, जिंक रिड्यूस हो रहा था वेट में, वेट कम हो रहा था जिंक का। तो जिंक का वेट कम हो रहा था, तो इसको हम क्या समझे, ठीक है। अब उसके बाद जब जिंक का वेट रिड्यूस हो रहा था, यानी कि जिंक टूट रहा होगा, यहां से जिंक टूट के कहां आ रहा होगा, सॉल्यूशंस के अंदर आ रहा होगा, ठीक है, टूट के कहां आ रहा होगा, सॉल्यूशंस के अंदर आ रहा होगा। तो सॉल्यूशंस के अंदर आएगा तो फिर क्या होगा, ये कलर फेड होने लग गया। कौन सा कलर, जो अंदर कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशंस है, ये क्या होने लग गया, फेड होने लग गया था। तो हम क्या बोलेंगे, कलर, ब्लू कलर, पूरा लिखो इसको, ब्लू कलर, ब्लू कलर of CuSO4 solution, CuSO4 solution fade, CuSO4 solution fade, ठीक है। क्या हो रहा था, कलर, ब्लू कलर ऑफ CuSO4 सॉल्यूशंस क्या हो रहा था,
फेड हो रहा था, तो कलर फेड हुआ। अब ये कलर फेड हुआ तो उसके बाद तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखा हमने यहां से, तीसरी चीज क्या निकल गया, तीसरा पॉइंट क्या निकल के आया कि जो यहां पे ना कुछ कुछ अपने को यहां पे कुछ इनसॉल्युबल सा कुछ दिखाई दिया, जिसको हम पीपीटी बोल देते हैं, ठीक। अब इनसॉल्युबल का मतलब क्या हो गया, कोई चीज जो टूट के घुल नहीं रही है, जो सॉल्युबल नहीं हो रही है, तो यहां पे कुछ इनसॉल्युबल सा कुछ दिखाई दिया, जिसको हमने पीपीटी बोल दिया, ठीक है। अब ये चीज क्या थी, ये चीज जो टूट के ऊपर से आ रही थी ना, ये वही चीज नीचे जमा हो रही थी। ये जो जिंक टूटा ऊपर से, ये टूटने के बाद कहां गया होगा, नीचे बॉटम में बैठ गया कुछ, ठीक है। तो ये क्या था अपने पास, हमने क्या बोल दिया, रेड कलर पीपीटी, ठीक है। तो पीपीटी हमको मिली जो कि इंसॉल्युबल होता है, ठीक है। फॉर्म, ठीक है। एक रेड कलर की पीपीटी फॉर्म हुई, यहां पे रेड कलर की पीपीटी क्या हुई, फॉर्म हुई, विच इज इंसॉल्युबल। वो क्या थी अपने पास, इंसॉल्युबल होगी भाई, वो भूलेगी थोड़ा ना, पीपीटी कैसी होती है, इंसॉल्युबल होती है। तो अपने को रेड कलर की पीपीटी दिखाई दी, अपने को रेड कलर की पीपीटी फॉर्म हुई नीचे, है ना। तो यानी कि जो ब्लू कलर था वो फेड होने लग गया, और फेड होके क्या बना दिया उसने, भाई रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई यहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, ये केमिकल रिएक्शन से यहां से हीट रिलीज हुई। भाई यहां से क्या हो गया, टेम्परेचर राइज किया, क्या किया, टेम्परेचर राइज हुआ, ठीक है। सो टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर क्या हुआ, राइज हो गया, टेम्परेचर बढ़ा। भाई जो केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन से यहां से टेम्परेचर राइज हुआ, यानी कि हीट निकली यहां से बाहर, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हीट बोल सकते हैं, है ना। हीट एनर्जी रिलीज हुई, ठीक। तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहां पर हमने क्या देखा भाई, टेम्परेचर राइज हुआ, टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ा तो हमने एक चीज खास नोटिस कर दी यहां से कि भाई यहां पे जो केमिकल एनर्जी थी ना, केमिकल एनर्जी थी ना बच्चे, वो किस में कन्वर्ट होने लगी, वो कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी के अंदर। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा, सबसे बड़ी कमी इस एक्सपेरिमेंट की, इस प्रयोग की यही रही। जो हमने प्रयोग किया था, इस प्रयोग में हमने क्या देखा कि जिंक का वेट कम हो रहा था, जिंक का वेट रिड्यूस हो रहा था, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन होना है तो जिंक टूटेगा, तो जिंक टूटेगा तो सॉल्यूशंस के अंदर गिरेगा। तो दूसरा हमने क्या बोला, ब्लू कलर ऑफ CuSO4 सॉल्यूशंस फेड, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है अंदर, वो क्या होने लग गया, वो कलर फेड होने लग गया, यानी कि वो कलर चेंज होने लग गया, ठीक है। अब वो कलर किसमें चेंज हुआ, वो कलर चेंज हुआ रेड कलर। जैसे तांबा होता है ना, कॉपर, कॉपर कलर क्या होता है, रेड होता है, रेडिश कलर टाइप का होता है, रेडिश ब्राउन बोल सकते हैं, जैसे तांबे का कलर होता है। तो रेड कलर पीपीटी फॉर्म, जो कि इंसॉल्युबल थी, नीचे हमको कहीं यहां पर कुछ रेड कलर की, कुछ रेडिश ब्राउन कलर की कुछ पीपीटी दिखाई दी, ठीक है। प्रेसिपिटेट बने यहां पे। अब वो कैसे कलर के थे, रेड कलर के थे, रेडिश ब्राउन बोलते हैं, रेड बोलते हैं, और वो इंसॉल्युबल होती है पीपीटी, भाई सॉलिड फॉर्म में होती है, सबको पता है पीपीटी, ठीक है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर राइजेस, यहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ ना, जो केमिकल एनर्जी थी वो टोटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मतलब केमिकल एनर्जी को हम लोग करंट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाए यहां से। तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक था इसका, सबसे बड़ा मतलब एक यहां से आइडिया निकाला गया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का, ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक आइडिया निकला था यहां से, लेकिन यहां से टोटली जो लास्ट एक मिस आउट रहा था, यहां से मिस हो गया था पॉइंट कि केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के बजाय हम लोग करंट में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो सारा का सारा केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक था। लॉजिक क्या था इसके पीछे का, देखो ध्यान से देखो, इसके पीछे लॉजिक क्या था, इसके पीछे लॉजिक क्या था, देखो देखते हैं लॉजिक क्या था भाई। देखो ध्यान से देखो, ये पूरा जो प्रोसेस था ना, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, यानी कि ये वाला पोर्शन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये वाला पोर्शन रिड्यूस हो रहा था, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ भाई, जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे और Zn+2 बना दिया होगा, रिड्यूस हो, सॉरी ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। सेम एज इट इज रिडक्शन भी हुआ इसी वेसल के अंदर,
तो इसी वेसल के अंदर दोनों चीजें हो रही हैं, एक ही वेसल है, तो एक वेसल के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। देखो क्या हुआ, कॉपर प्लस। अच्छा कॉपर प्लस कहां से आया बच्चे, इस सॉल्यूशंस के अंदर Cu+2 होगा और SO4 2 नेगेटिव होगा। इस सॉल्यूशंस के अंदर दो चीजें होंगी, क्या क्या होंगी सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें, एक तो Cu+2 होगा और दूसरा होगा SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूशंस के अंदर टूटेगा तो Cu+2 और SO4 2 नेगेटिव के अंदर टूटेगा। ठीक है, लॉजिक को समझो धीरे धीरे। तो इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, कौन से दो इलेक्ट्रॉन, जो भैया जिंक अंदर डोनेट कर दिया था। ठीक है, और बना क्या अपने पास कॉपर सॉलिड, ये अपने पास एक्वस, ये अपने पास एक्वस, ये अपने पास सॉलिड, और ये होता है रेड कलर का। ठीक है, और रेड कलर का, और ये अपने पास था ब्लू कलर। तो ब्लू कलर इसमें फेड हो गया, रेड कलर के अंदर फेड हो गया। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से क्या बचा, Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस, इट गिव्स Zn+2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो ये कैसा कलर, ब्लू कलर। ठीक है, और ये कैसा कलर था, सॉरी ये अपने पास रेड कलर, और यहां आ गया अपने पास ब्लू कलर। ठीक है, कितनी गलती करते हो शेर, कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर। अब ये टोटल जो रिएक्शन थी ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन, तो यहां पर भाई एक ही वेसल के अंदर सारी चीजें हो रही हैं, सब कुछ इसी वेसल के अंदर हो रहा था, तो इसलिए इसको बोल दिया डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्या बोल दिया गया, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बच्चे, जिसमें एक ही वेसल के अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ठीक है, अब यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू कितनी थी, डेल्टा जी की वैल्यू थी लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू थी इसकी, डेल्टा जी की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी। तो यहां पर जो प्रोसेस था वो स्पॉन्टेनियस था। प्रोसेस कौन सा था, स्पॉन्टेनियस था। बात क्लियर होगी। ठीक है, प्रोसेस कौन सा होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू कितनी, नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0, और प्रोसेस होगी स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रहा होगा, सब हमने कुछ नहीं करना है, सब चीजें क्या हो रही होंगी, अपने आप हो रही होंगी। यहां पे हमने इसमें, हमारा कोई रोल इसमें नहीं था। तो ये था एक एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से बेस तैयार होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीखनी है ना, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या था एक्सपेरिमेंट, हमने एक सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का, उसके अंदर जिंक को डिप कर दिया, तो जिंक को डिप किया तो क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जिंक वेट से क्या होने लगा, रिड्यूस होने लग गया, यानी कि उसका वेट कम होने लग गया। अब वो वेट टूट के कहा जा रहा था, सॉल्यूशंस के अंदर कुछ बॉटम पे पीपीटी के फॉर्म में हमको मिला, जो कि इंसॉल्युबल होता है। ठीक है, और उसका कलर कैसा मिला अपने आप को, कलर मिला था रेडिश कलर का, रेडिश ब्राउन होता है, वैसे रेड बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन बोलो या रेड कलर बोलो। टेम्परेचर यहां से राइज हुआ, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, केमिकल रिएक्शन हो तो टेम्परेचर रिलीज होगा। तो टेम्परेचर यहां से, यानी कि जिसको हमने बोल दिया हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी यहां से प्रोड्यूस हुई। इट मींस कि जो केमिकल एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में सारी की सारी जा रही थी। यानी कि प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम यहां पर फंस गई कि केमिकल एनर्जी को हम लोग करंट या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट वहां से हम जनरेट नहीं कर पा रहे थे, सारी की सारी एनर्जी हीट एनर्जी में रिलीज हो रही थी। इसका सबसे मेन कारण क्या था, इसका सबसे मेन कारण था क्योंकि पूरी की पूरी रिडॉक्स रिएक्शन एक ही वेसल के अंदर हो रही थी, और उसी एक वेसल के अंदर होने के कारण उसको हमने बोल दिया डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आई बात। और यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 से कम होगी, यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी, अपने आप हो रही थी। तो ये यहां से एक छोटा सा बेसिक निकल के आया। ठीक, बात समझ में आई ना, बात समझ में आ गई। ठीक है, मिडल में चला। तो ये तो था इसका बेसिक्स। ठीक, तो बेस अपना तैयार होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं, अभी अगला जो हम बात करेंगे, अब हम आते हैं अपनी सेल के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं सिलेबस के टॉपिक। ये तो बेसिक्स तैयार हो गए, भाई कहां से जनरेट हुआ, क्या थॉट आया होगा, क्या है ना दिमाग के अंदर, कैसे सारी चीजें निकल के आई। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो सेल। भाई सेल क्या होती है, ठीक है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के कॉम्बिनेशन को हम लोग सेल बोलते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, छोटी छोटी बातें बेटा नोट करते रहना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब मैं इसको हिंदी में लिखूंगा, मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूं। दो इलेक्ट्रोड के योग से जो बनता है उसको हम सेल बोल देते हैं।
इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बनने वाले को हम क्या बोल देते हैं, सेल बोल देते हैं। अभी दो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे एनोड हो सकता है, दूसरा कैथोड हो सकता है, ठीक है। एक अपने पास क्या हो जाएगा एनोड और दूसरा क्या हो जाएगा कैथोड, क्लियर। अभी इसमें एक वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रोड। सो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, बोलिए इलेक्ट्रोड क्या होते हैं भाई। इलेक्ट्रोड वो होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से या तो करंट को रिलीज करते हैं, बाहर ले जाते हैं, या फिर अंदर सॉल्यूशन के अंदर एंटर करवाते हैं। या तो सॉल्यूशन से बाहर वो करंट को बाहर ले जाएंगे, बाहर फ्लो कराएंगे, या फिर सॉल्यूशन के अंदर फ्लो कराता है, ठीक। तो उनको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोड। क्या लिखेंगे, एन इलेक्ट्रोड इज अ सॉलिड, इसको हम हटा देते हैं, फिर लास्ट में नोट कर लेंगे, इज अ सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर दैट कैरी इलेक्ट्रिक करंट, into non-metallic solid or liquid, ठीक है। क्या बोला हमने, यानी कि किसी इलेक्ट्रोलाइट से विद्युत धारा प्रभावित करने के लिए दो, क्या बोला, किसी इलेक्ट्रोलाइट से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो प्लेटों की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या होती है, दो प्लेटों की आवश्यकता होती है या दो छड़ों की आवश्यकता होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड बोल देते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो छड़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। उन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। उन्हें क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड बोल देते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइट से अगर हम या तो क्या करें, सपोज एक इलेक्ट्रोलाइट ये है और एक इलेक्ट्रोलाइट ये है, तो सपोज करो यहां से इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन इस इलेक्ट्रोलाइट से बाहर जनरेट करवा रहे हो, तो ये हो गया अपने पास एनोड, जो बाहर ले जाते हैं वो एनोड हो गए, और जो इलेक्ट्रोड सॉल्यूशंस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कराते हैं, यानी कि अंदर पास करवाते हैं, उनको हम बोल देते हैं कैथोड, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं, एक तो वो जहां पर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सॉल्यूशंस के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, और एक जहां बाहर प्रोवाइड हम लोग करते हैं, ठीक। बात समझ में आ गई। तो दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। अगर किसी सॉल्यूशन से, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, किसी इलेक्ट्रोलाइट विलयन से बाहर अगर इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, सॉल्यूशन से बाहर को विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको हम बोलते हैं एनोड, और सॉल्यूशन से अंदर हो रही है तो उसको हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। और एक और डेफिनेशन होती है भाई, एनोड वो होता है जहां पर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस करता है। सो एनोड क्या होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और कैथोड क्या होता है, जहां पर रिडक्शन होता है, जहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यह है अपने पास सेल की कहानी, शायद आप लोगों को समझ में आई गई होगी, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं। तो ये तो था अपने पास इलेक्ट्रोड। भाई इलेक्ट्रोड क्या होता है, जो किसी सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है, या तो सॉल्यूशन से बाहर या सॉल्यूशंस के अंदर। चलो अब सेल की बात कर लेते हैं। सेल बेसिकली हम लोग दो तरीके के पढ़ेंगे, यहां से दो सेल हमने पढ़ने हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक
सेल और इसको हम बोलेंगे विद्युत अपघटन सेल या अपघटनी सेल। ठीक, तो ये दो प्रकार के सेल्स आपके पास है। अब इन दोनों सेल्स के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके पीछे वर्ड आ रहा है केमिकल, क्या वर्ड आ रहा है? केमिकल वर्ड आ रहा है। तो सिंपल सा इसी वर्ड को पकड़ लो, सो लिखेंगे केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? जिसमें केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है भाई? इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या हो गया? इसका उल्टा लिख दो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, बेसिक सा डिफरेंस समझ में आ गया। इसके केमिकल्स को पकड़ना पीछे से, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। बात क्लियर? अच्छा, दूसरा पॉइंट देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होती है इनमें सबसे बेसिक जो हम पढ़ने वाले हैं, एक तो हम गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, इसी को हम गैल्वेनिक सेल बोल देते हैं। ठीक है, और जो अपने सिलेबस के अंदर होती है वोल्टाइक सेल इसी को बोलते हैं। ठीक, और दूसरा हम लोग डेनियल सेल इसी को हम लोग बोल देते हैं, ये अपने सिलेबस में है। अब डेनियल सेल कौन सी वाली हमारे सिलेबस में है? ZnHg डेनियल सेल, ZnCu डेनियल सेल, ये अपने सिलेबस में है। कौन सी? जिंक कॉपर डेनियल सेल, ये अपने सिलेबस के अंदर भी, एनसीईआरटी के अंदर। सेल और बहुत तरीके की होती हैं, और भी तरीके की सेल होती है अपने पास। ठीक है, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ हमने यही पढ़ लिया है। क्वेश्चन तो किसी भी सेल पे आ सकता है, लेकिन अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन डेनियल सेल पे ही आएगा, ये बात याद रखें। डिस्कशन हम लोग डेनियल सेल की कर रहे हैं, जिसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोल देते हैं। एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल आल्सो। ठीक है, वोल्टाइक सेल इसको बोलते हैं। गैल्वेनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट है अपने पास गैल्वेनी, और वोल्टाइक इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक वोल्टा साइंटिस्ट भी है। तो ये दोनों साइंटिस्ट हैं, गैल्वेनी और वोल्टा। इन दोनों ने 1796 के अंदर जो गैल्वेनिक सेल है या जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका एक कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक्सपेरिमेंट सबसे पहले इन्होंने किया था, वोल्टा और गैल्वेनी ने। तो इसीलिए इनके नाम भी हम इसको रखते हैं। ठीक है, अब ये वाली सेल आपको कहां देखने को मिलेगी? ये सेल तो बेसिकली आपको गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, ये सब कुछ यहां आपको देखने को मिल जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये देखने को मिलती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में। जिसको इतनी बातें समझ में नहीं आ रही है, जो सिर्फ एकेडमिक लेवल के लिए पढ़ रहा है, जो सिर्फ क्लास 12 के लिए पढ़ रहा है, तो वो हल्का फुल्का इसमें से देख सकता है। जैसे ऊपर की डेफिनेशन होगी, ये डेफिनेशन होगी, बहुत है इतना उसके लिए। ठीक, इतनी बातें क्लियर होगी। ठीक है, एक बेसिक सा डिफरेंस और पढ़ेंगे यहां पे। यहां पे एनोड होता है नेगेटिव और कैथोड होता है पॉजिटिव, ये भी याद रखें। और यहां पे उल्टी चीजें होती हैं, यहां एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई सभी को? चलो, बात क्लियर होगी, मिटोल दें। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हम डिस्कशन इसके ऊपर करने वाले हैं। तो हम लोग जो बात करेंगे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करेंगे, विद्युत रासायनिक सेल की बात। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इरेज करते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से। कर लिया? नोट कर लिया भाई? चलो फटाफट से नोट कर लो, तब तक हम इंक भर लेते हैं अपने मार्कर के अंदर। चलो अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर। धीमे 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 पढ़ो, एकदम से लपक्का मारने की मत सोचो बेटा। धीरे धीरे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। इसको देखो, बेसिक्स क्लियर करोगे तो ही कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज सब सर के ऊपर जाएगा। धीरे 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 करके आगे बढ़ो, है ना। चलो
अब लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लिख के हम लोग लिखते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, इसको ये लिखो, या फिर इसको हम लोग डेनियल सेल लिखें, ठीक है, या फिर हम इसको क्या लिखें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखें, या फिर इसी को हम वोल्टाइक सेल लिखें, वोल्टाइक। इसमें से मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूं, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, कोई भी नाम लिखो, इसमें से सारे नाम एक जैसे ही हैं। ये एक साइंटिस्ट है वोल्टा, उसके नाम पे पड़ा है, ये डेनियल तो अपने आप में एक नाम है, और गैल्वेनिक यानी कि गैल्वेनी भी एक साइंटिस्ट है, ठीक, क्या नाम थे, गैल्वेनी। तो इसका सबसे पहले जो अपने पास एक एक्सपेरिमेंट निकल के आया था वो किसने दिया था, 1796 के अंदर दो साइंटिस्ट आए था। वो दोनों साइंटिस्ट के नाम क्या थे, एक का नाम था लुइजी गैल्वेनी, पहला तो ये था, एंड सेकंड कौन था अपने पास, सेकंड थे अपने पास एलिसेंड्रो वोल्टा। ये दो साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम यही है। तो इन दो साइंटिस्टों ने सबसे पहले गैल्वेनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करी, ठीक है। इनके नाम पे इसका नाम पड़ा था वोल्टाइक सेल, और इनके नाम पे नाम पड़ा था इसका गैल्वेनिक सेल, ठीक है। 1796 में ये एक्सपेरिमेंट में बताया था। अब गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखो, हमने क्या बोला, यहां पर हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इन विच वी विल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो हमको पता है ना कि हम यहां पर क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और दूसरा पॉइंट यहां पे याद रखिएगा, एनोड, इन विच एनोड ऑलवेज नेगेटिव एंड कैथोड ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। बट ओनली इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में ये होगा कि कैथोड जो अपने पास नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहां एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। और केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। हिंदी में जो लिखना चाहता लिख सकता है, रासायनिक ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में जाती है, किसे बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा के अंदर, ठीक। तो ये बातें थी स्टार्टिंग में, है ना। और दूसरा यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया गया, इसके अंदर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये किया था कि हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट तरीके से इलेक्ट्रोड रेडॉक्स रिएक्शन नहीं किया, यानी कि डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन से काम नहीं चलाया। यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया था, इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल हमने किया था। इतनी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो धीमे धीमे बढ़ते हैं आगे फिर, ठीक है। अब बनाते हैं इसका डायग्राम। क्या कहता है इसका डायग्राम, किस तरीके से हम इसको देखते हैं। तो इस पॉइंट को बता देता हूं फिलहाल, तो अभी इसकी जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। तो ये हुआ था भाई, केमिकल एनर्जी को हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस भैया ये सब कुछ स्पॉन्टेनियस हो रहा था, और ये सब कुछ हमने किया था एक इनडायरेक्ट मेथड से, यानी कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का यहां पर इस्तेमाल किया गया था। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल किया, तब जाके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा सका। अदरवाइज यहां पर हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन लेते तो शायद पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सारी की सारी हीट एनर्जी में बदल जा रही थी, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना था, तो इसलिए आपने डायरेक्ट ना लेके इनडायरेक्ट लिया। तो डायरेक्ट नहीं ले सकते हम लोग, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन नहीं लेंगे। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन लोगे तो फिर क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बजाय कहां चले जा रहा है, सारा का सारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी स्पॉन्टेनियस होने की वजह से यहां पर केमिकल रिएक्शन को हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था अपने पास, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है सबको पता है, स्पॉन्टेनियस के अंदर लेस देन 0 होती है, यानी कि नेगेटिव आ जाती है वैल्यू, ठीक। चलो मिटो दें। अब बनाते हैं इसका डायग्राम। देखो क्या है अपने पास,
कॉपर जिंक या जिंक कॉपर डेनियल सेल, इसको हम एक नाम जानते हैं जिंक कॉपर डेनियल सेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जिंक कॉपर डेनियल सेल, ठीक है। इनको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, वोल्टाइक बोलते हैं इसको, लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम बोल देते हैं विद्युत रासायनिक सेल, और डेनियल सेल को डेनियल सेल बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल को गैल्वेनिक सेल बोलेंगे हिंदी में भी, ठीक है। तो ये है अपने पास, अभी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखो जरा। एक अपने पास ये है वेसल, और एक वेसल हम सेम एज इट इज ऐसा ही और लेते हैं, ध्यान से देखना। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस पे है। एक इलेक्ट्रोड हमने यहां ले लिया, ठीक है, ठीक, एक इलेक्ट्रोड हमने यहां डिप कर दिया। अब इन दोनों को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, तो बैटरी को मैं ऐसे दिखाता हूं, चलो, ठीक है। दूसरा, यहां हमने सॉल्यूशन ले लिया जिंक सल्फेट का, और यहां हमने ले लिया कॉपर सल्फेट, आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पे हमने कॉपर सल्फेट ले लिया इस तरीके से, ठीक है। और ये किसकी रॉड होगी, कॉपर का रॉड हो जाएगा, सी रॉड, और ये किसका रॉड होगा, ये होगा जिंक रॉड, यानी कि सेकेंडरी रॉड। इतनी बातें समझ में आ गई तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं आता। और ये अपने पास एक बैटरी होगी, तो यहां से हम इसको बैटरी लिख देते हैं, तो ये अपने पास एक बैटरी निकल के आ गई यहां से, समझ में आया। दो कंटेनर, दो वेसल लिए, एक में जिंक सल्फेट और एक में कॉपर सल्फेट हमने फिल कर दिया, ठीक है। दोनों को धीमे धीमे हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, धीमे धीमे। उसके बाद हमने क्या किया इसमें, उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने ले लिया एज ए एनोड, इसको ही एनोड क्यों लिया, इसको एनोड क्यों लिया, इसको बात करते हैं अभी। और इसको हमने लिया कैथोड, और हमने बोला था कि कैथोड यहां पर पॉजिटिव होता है और एनोड यहां पर नेगेटिव होगा, ठीक। कैसे जज करेंगे भाई इसको, लोन आपने याद रखना है, लोन, ठीक है, क्या रखना है, लोन, LOAN, ठीक है। L का मतलब यहां पे लेफ्ट से होगा, और O मींस ऑक्सीडेशन, ठीक है, और A का मतलब होता है एनोड, और N का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। यानी कि लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा होगा, एनोड पे, और एनोड पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहां पर साइन क्या होगा, नेगेटिव। बात समझ में आ गई। लेफ्ट पे ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट पे क्या हो रहा है, देखो लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन और एनोड लेफ्ट पे होगा, तो लेफ्ट पे एनोड है और नेगेटिव है, एनोड तो नेगेटिव है, और यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो यहां पर हम लिख देंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। ऐसा ही कुछ वहां पे तो हो रहा था जब हमने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, और यहां पर रिडक्शन। बात समझ में आ गई, इतनी बात सबको समझ में आ गई। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो लोन से हम लोग समझ सकते हैं कि लोन में L का मतलब लेफ्ट होता है, O का मतलब ऑक्सीडेशन से हो गया, A का मतलब एनोड से हो गया, और N का मतलब नेगेटिव वैल्यू से हो गया, ठीक। अब आगे हो जाए, देखो यहां से देखो, अब होगा क्या, यहां पर जिंक का रिडक्शन होगा तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक क्या करेगा, टूटेगा। तो जिंक क्या होगा सॉल्यूशन में, जिंक Zn+2 के फॉर्म में मिलने लग जाएगा। जिंक क्या होगा, Zn+2 के फॉर्म में सॉल्यूशंस के अंदर मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन कुछ यहां छूटेंगे इस तरीके से इस ट्यूब के अंदर या इस इलेक्ट्रोड के अंदर, ठीक हो गया। क्या कहा मैंने, जब जिंक टूटेगा तो क्या बनेगा, देखो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। जो देखो ये ऑक्सीडेशन हाफ है, ये रिडक्शन हाफ है, इसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन हाफ, और इसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ, ठीक। तो ये अपने पास रिडक्शन हाफ बोल सकते हो इसको, ठीक है, और दिस वन इज अ ऑक्सीडेशन हाफ, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हाफ बोल सकते हैं, और अब रिडक्शन को रिडक्शन हाफ बोल देंगे। अब एक चीज ध्यान से देखो, जब जिंक यहां से टूटेगा तो जिंक सॉल्यूशन में किस फॉर्म में आएगा, क्योंकि जिंक टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो +2 के फॉर्म में सॉल्यूशंस के अंदर आएगा, और यहां कुछ आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन यहां पर बहुत ज्यादा होने लग जाएंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहां पर पूरा भर जाएगा ऑलमोस्ट,
ठीक है। और सॉल्यूशंस के अंदर भी बहुत सारे Zn+2 आ जाएंगे, यानी कि क्या हुआ क्या होगा, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे, Zn+2 बनाया होगा और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए होंगे। यही तो क्या होगा, ठीक है। Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए होंगे, डोनेट कर दिए होंगे भाई, ठीक है। ये सॉलिड और ये एक्वस। तो ऐसा ही तो कुछ हुआ, जिंक रॉड टूटी और जिंक रॉड टूटने से यहाँ बहुत सारे Zn+2 आ गए। तो यहाँ Zn+2 बना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पर होने लग जाएगा भाई। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इस तरफ, समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन यहां से किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहां इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो भाई यहां कॉपर पड़ा हुआ है सॉल्यूशंस के अंदर, तो यहां सॉल्यूशंस के अंदर क्या है, Cu+2 और SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि कॉपर सल्फेट अभी, तो कॉपर सल्फेट तोड़ोगे तो क्या बनेगा, Cu+2 एंड SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। धीमे धीमे बनेगा भाई अपने, ठीक, कोई टेंशन वाली तो बात ही नहीं है। धीमे धीमे दोनों क्या हो गए, बन गए। कॉपर सल्फेट बन गया, यहां से Cu+2 बन गया और SO4 2 नेगेटिव बन गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशंस के अंदर Cu+2 के फॉर्म में पड़ा हुआ है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेंगे, वैसे ही कॉपर उनको कैप्चर कर लेगा, क्योंकि कॉपर है +2 और वो नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे। तो यहां से रिडक्शन हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर लिखते हैं इसको रिडक्शन, ठीक। अब दूसरा क्या जाएगा, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलते पता है ना, ठीक है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया, ठीक है, अर्ध सेल बोलता है। तो रिडक्शन में क्या हुआ, Cu+2 के आयन पड़े थे यहाँ पे सॉल्यूशंस के अंदर, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचे, इसने कचाक से उसको क्या कर लिया, घेर लिया भाई। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन घेरे और क्या बन गया, Cu सॉलिड बन गया। क्या बन गया, Cu सॉलिड बन गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से कचक से कट जाएगा, तो Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस गिव्स Zn+2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। और इसी को हम बोल देते हैं सेल रिएक्शन। क्या बोल देते हैं इसी को, सेल रिएक्शन। याद रखना, अभी मैं पूछूंगा आपसे सेल रिएक्शन क्या होती है। इसको हम क्या बोल देते हैं, सेल रिएक्शन बोल देते हैं। तो ये सेल रिएक्शन है अपने पास। अब इतनी बात तो समझ में आ गई भाई, यहां पर रिडक्शन हुआ, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, रिएक्शन हमने यहां पे लिख दी, ओवरऑल रिएक्शन लिख दी, यानी टोटल सेल रिएक्शन हमने यहां पर नोट कर दी। अब सवाल क्या आता है कि कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, जब बहुत सारा Zn+2 टूट गया होगा, ये तो बात समझ में आ गई ना, यहां से इलेक्ट्रॉन गए, यहां से इलेक्ट्रॉन गए, तो इधर को इलेक्ट्रिक करंट भी बहेगा ना, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपर तो भैया फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है भैया, जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन पे करंट फ्लो होता है, ठीक है। जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन पे क्या होगा, करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कैथोड टू एनोड, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, एनोड टू कैथोड। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जब बहुत सारे Zn+2 यहां पर टूट के सॉल्यूशंस के अंदर आ गए होंगे, तो बहुत सारे Zn+2 क्या करेंगे भाई, इसको घेर लेंगे, किसको, इस इलेक्ट्रोड को घेर लेंगे चारों तरफ से भाई, घेरेंगे ना, ठीक है। ये घेर दिया, Zn+2 बढ़ा, ये Zn+2 बढ़ गया सॉल्यूशंस के अंदर, तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोड के चारों ओर कलेक्ट हो जाएगा। अब यहां जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस इलेक्ट्रोड के अंदर, Zn+2 क्या करेगा, उनको जाने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव है, नेगेटिव क्या बोलेगा, जब हम पॉजिटिव तो भाई क्यों जा रहे हो उधर को, अब ना हमारे पास क्या, हमने क्या बिगाड़ा है आपका, आइए चलो जोड़ा बना लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में क्या करेंगे भाई, जकड़ देगा ना भैया। भैया Zn+2 क्या करेगा, उनको खींचेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, बधे हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से यहां क्या होने लग जाएगा, कम। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। ध्यान से सुनो बात को, मैं कह क्या रहा हूं, आप ध्यान से सुने मेरी बात को, धीमे धीमे धीमे, बिल्कुल धीमे धीमे। हमने क्या बोला कि जब Zn+2 का कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशंस के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा, होगा ना एक टाइम के बाद, क्योंकि बहुत सारे Zn+2 टूटेंगे, ठीक है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी हम कलेक्ट होंगे। अब उन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है फ्लो करने का, लेकिन Zn+2 क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, जाने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा, तो इलेक्ट्रॉन की यहां से यहां जाने की जो अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कम ट्रेवल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कम ट्रेवल करेगा तो भाई यहां भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब यहां क्या केस होगा, देखो यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल कम हो गया, यहां क्या होगा, यहां Cu+2 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रल हो गया, यानी कि Cu में कन्वर्ट हो गया, Cu+ ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन लिए कन्वर्ट हो गया, ठीक है, न्यूट्रल हो गया। तो अब सॉल्यूशन में एक टाइप के बाद क्या बच जाएंगे, सिर्फ SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। जैसे ही यहां Zn+2 बचेंगे, यहां पर SO4 2 नेगेटिव बन जाएंगे। तो यहां पर पूरे सॉल्यूशन मतलब पूरे इलेक्ट्रोड के चारों ओर आपको क्या दिखाई देंगे, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव। यानी कि सॉल्यूशन को, इस इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ से किसने घेर लिया, नेगेटिव चार्ज ने घेर लिया, नेगेटिव आयंस ने घेर लिया, SO4 2 नेगेटिव ने घेर लिया। अब जो इलेक्ट्रॉन यहां को आएंगे, ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। तो कुल मिला के हुआ क्या, यहां Zn+2 बढ़ा, उसने इलेक्ट्रॉन को जाने से रोका, यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो गया। जब इस वाले वेसल के अंदर आओगे तो यहां पर Cu ने क्या किया, Cu+ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रल हो गया कॉपर। लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर अब क्या बच गए, सारे के सारे SO4 2 नेगेटिव, जो कि कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, क्लियर। तो उन नेगेटिव ने क्या किया, आने वाले इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, तो उन दोनों ने आपस में रिपल्शन दिखाया। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल इलेक्ट्रिक करंट मिनिमाइज हो गया। मिनिमाइज का मतलब कम हो गया, भैया करंट ही नहीं पैदा हो रहा है, करंट कम हो गया, समझ लो ना। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होना कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वहां तक जा ही नहीं रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं जाएंगे तो भैया इलेक्ट्रिक करंट की जो अमाउंट होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करें, अब क्या करें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बराबर फ्लो हो, भाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो और यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या हो जाए, बैलेंस रहे। यानी कि Zn बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए और SO4 2 नेगेटिव बहुत ज्यादा ना बढ़े, इनको कुछ न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो इनको न्यूट्रल करना पड़ेगा, तो इसका मतलब किसी चीज की हमको जरूरत है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, बीच में हमने लगा दिया एक सॉल्ट ब्रिज। लवण सेतु जो हम यूज करते हैं वो इसीलिए यूज करते हैं ताकि जो इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल फ्लो होना बंद हो रहा था, बहुत कम हो गया था, वो फिर से हम लोग उसको मेंटेन कर पाए, ठीक। मैं मिटा इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे को अब वो समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं उस बात को कि सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है, ठीक है। बात समझ गए ना वहां तक की, ठीक है। नहीं समझे तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखो, ठीक है। सपोर्ट तो आप लोग करते ही हो यार, एटलीस्ट कम से कम पॉज करके पढ़ाई कर लो। सर मैंने तो कर दिया ना, कितना सपोर्ट करे सर ऐसा ही बोलते हैं, पर करता कोई नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने बीच में एक सॉल्ट ब्रिज अटैच कर दिया। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है बताते हैं, जिसको हम लवण सेतु बोलते हैं। क्यों अटैच कराया पता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट कम हो रही थी, भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना कम हो गया था। भाई क्यों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना कम हो गया था, क्योंकि यहां पर कैटायन बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, यहां पर एनायन बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो खत्म हो रहा था, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा भाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक यू शेप की एक ट्यूब ले ली, ग्लास ट्यूब, जिसको हमने बोला सॉल्ट ब्रिज। क्या बोल दिया इसको, सॉल्ट ब्रिज बोल दिया, ठीक है। और इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमने क्या फिट कर दिया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या फिल कर दिया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। दो चीजें हमने इसके अंदर फिल करी है, इसको हटा देते हैं। दो चीजें इसके अंदर फिल करी हैं, एक तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मैंने फिल कर रखा है और दूसरा मैंने फिल किया है एक, या तो जिलेटिन फिल कर दो उसके साथ, या फिर अगर पाउडर फिल कर दो, ठीक है। ये यू शेप की एक ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट और प्लस हम अगर पाउडर, या तो अगर का पाउडर डाल दो, या फिर क्या डाल दो, या फिर डाल दो आप जिलेटिन। दोनों ही काम, तो जिलेटिन पाउडर डाल दो या फिर क्या डाल दो, अगर पाउडर डाल दो। अब ये अगर पाउडर डालते क्यों है,
और जिलेटिन पाउडर डालते क्यों हैं? ताकि जो मोबिलिटी है ना, यानी कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा अच्छा हो सके, ठीक है, मतलब एक लिक्विड सरफेस मिल जाए उनको और वो आराम से क्या हो सके, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके, ठीक है। तो मोबिलिटी अच्छी हो जाए, तो मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, उनका मूवमेंट अच्छा हो जाए, क्या उनका फ्लो अच्छा हो जाए, तो इसके लिए हम इन चीज को, इन दोनों को यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, या तो अगर यूज करो या जिलेटिन पाउडर यूज करो, या अगर पाउडर यूज करो या फिर जिलेटिन पाउडर यूज करो, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम लोग 2-3 ले सकते हैं। देखो यहां पर भी एक पॉइंट याद करने वाली बात है, हम लोग KCl ले सकते हैं, K2SO4 ले सकते हैं, ठीक है, NH4Cl ले सकते हैं, ठीक, और भी बहुत सारे अपने पास आते हैं, ठीक है, बहुत सारे यहां पर हम ले सकते हैं, KNO3 ले सकते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये सारे अपने पास क्या आ गए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनको हम यूज कर सकते हैं इस जगह पे। अब सॉल्ट ब्रिज क्या काम करेगा, देखो सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो KCl है, सपोज मैंने यहां पर इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले लिया KCl, तो KCl में दो चीजें होंगी, एक K पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, उस तरफ जाएगा जिस तरफ नेगेटिव की अमाउंट बढ़ रही है। नेगेटिव किस तरफ बढ़ रहे थे, इस तरफ बढ़ रहे थे, SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला कहां जाएगा, उस तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। और नेगेटिव वाला कहां जाएगा, जिस तरफ क्या हो रहे थे, पॉजिटिव बढ़ रहे थे, यानी कि इस तरफ आएगा, ठीक है। एक्चुअली आएंगे अंदर से, हाँ बाहर से नहीं आएंगे, तो आप लोग प्रॉपर डायग्राम बनाए, ठीक है, अंदर से आएंगे बच्चे, बाहर से नहीं आएंगे, यहां से, यहां फिर क्या आएगा इसको, तो इधर Cl नेगेटिव आएगा और इधर K पॉजिटिव जाएगा, इधर K पॉजिटिव जाएगा और इधर Cl नेगेटिव। और याद रखना ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इन दोनों की मोबिलिटी बराबर होगी, यानी कि इन दोनों की जो स्पीड होगी ना जाने की, वो बराबर होगी। जिस स्पीड से ये फ्लो करेगा उसी स्पीड से ये भी फ्लो करेगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम फ्लो क्यों करवा रहे हैं सॉल्यूशंस के अंदर, ताकि यहां जो पॉजिटिव है वो थोड़ा न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को कम करेगा, और यहां जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव उसको कम कर देगा। तो दोनों के कंसेंट्रेशन बराबर हो जाए, इसका और इसका दोनों की सांद्रता बराबर हो जाए, कंसेंट्रेशन बराबर हो जाए, इसके लिए हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग सांद्रता बराबर क्यों करना चाहते हैं, सवाल क्या आता है, इन दोनों की कंसेंट्रेशन क्यों इक्वल करनी है भाई, इन दोनों की कंसेंट्रेशन इसलिए इक्वल करनी है अपने को, क्योंकि यहां फिर से इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग प्रोड्यूस कर सके, इलेक्ट्रिक करंट फिर से जनरेट हो सके। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से इन दोनों को न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि दोनों के कंसेंट्रेशन बराबर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि जो कंसेंट्रेशन यहां पॉजिटिव का बढ़ गया था, यहां नेगेटिव का बढ़ गया था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कोलैप्स नहीं हो पा रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉन कोलैप्स हो जाते, सॉरी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पा रहा था, मोबिलिटी खत्म हो गई थी इलेक्ट्रॉन की। तो उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को फिर से हम लोग जनरेट कर पाए और उसकी वजह से फिर से करंट निकल पाए, यहां से फिर से करंट प्रोड्यूस हो, तो हमने इसके लिए यूट्यूब की एक क्या की सॉल्ट ब्रिज लिया, उस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम लोगों ने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल किया, और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ उसमें एक जेल भी हमने फिल कर दिया, या एक पाउडर फिल कर दिया, जिसको हम अगर पाउडर या फिर जिलेटिन पाउडर कहते हैं। क्यों किया अगर पाउडर और जिलेटिन पाउडर, ताकि उनकी मोबिलिटी क्या हो सके, आसान, यानी कि आराम से वो फ्लो कर सके, उनका फ्लो अच्छा हो इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक। अब दूसरा सवाल यह आता है कि सर Zn में अगर Cl को डालोगे, मतलब जिंक का ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर ZnSO4 है, तो जिंक तो इस क्लोरीन से रिएक्शन कर देगा, बिल्कुल करेगा। सवाल आपका सही है, अगर आप Zn के अंदर Cl2 को डालोगे, ठीक है, Cl नेगेटिव को डालोगे तो क्या होगा भाई, ये तो यहां से ZnCl2 बना देगा, क्या बना देगा, ZnCl2 बना देगा, ये रिएक्शन कर जाएगा इसके साथ। लेकिन फिर भी हम इसको क्यों ले रहे हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, नॉन रिएक्टिव से मतलब जो रिएक्शन नहीं करेगा, नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव यहां पे है, वैसे तो KCl वगैरह सब रिएक्टिव होते हैं, मतलब इस वाले केस में इस गैल्वेनिक सेल के अंदर या डेलियल सेल के अंदर ये KCl रिएक्शन नहीं करेगा, बट जिंक के साथ तो रिएक्शन करता है भाई, Cl जिंक के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, ZnCl2 बना देता है। बट एक बात याद रखना, ये ZnCl2 क्या होता है, हाईली सॉल्युबल होता है। कैसा होता है, हाईली सॉल्युबल होता है। ये फिर से टूट जाएगा किसके अंदर, Zn+2 और Cl2 नेगेटिव के अंदर, सॉरी Cl नेगेटिव के अंदर। समझ में आ गई बात, तो फिर से वही बन गया अपने पास आयन, ठीक है, सही मानते हैं, आपकी बात सही है,
भैया जिंक के सॉल्यूशन में अगर आप क्लोरीन के आयन को डालोगे तो वो तो जिंक के साथ रिएक्शन में क्या बना देगा, ZnCl2 बना देगा। लेकिन जो ZnCl2 होता है ये हाईली सॉल्युबल होता है, बहुत ज्यादा विलेय होता है। तो हाईली सॉल्युबल होगा, इसकी विलेयता ज्यादा होगी। तो कौन विलेय ज्यादा होता है? जो जल्दी टूटता है, ठीक है। तो किसी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो उसका आयनाइजेशन भी तो ज्यादा होगा, तो जल्दी टूटेगा, जल्दी अपने आयंस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ZnCl2 जल्दी से टूट गया क्योंकि सॉल्युबल ज्यादा है, हाईली सॉल्युबिलिटी है, तो टूटेगा जल्दी से। Zn+2 और Cl नेगेटिव बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, फिर से वो उसी फॉर्म में आ गया, मतलब बनते ही टूट जाएगा, जैसे ही बनेगा ना वैसे ही टूट जाएगा, ठीक है। तो KCl हम यूज कर सकते हैं, यहां पे KCl का यूज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हर किसी सेल के लिए आप KCl यूज नहीं करोगे। सपोज यहां पर सिल्वर होता है, जिंक की जगह क्या होता, सिल्वर होता, तो तब क्या होता, देखो अगर जिंक की जगह हम सिल्वर ले लें, मतलब Ag होता और Cl के साथ रिएक्शन करता, Ag पॉजिटिव Cl के साथ रिएक्शन करता, तो क्या होता है यहां पे, तो यहां पर AgCl बनता, जो कि क्या होता है, PPT बनती है, प्रिसिपिटेट बनता है PPT। और किस कलर की PPT बनती है, व्हाइट कलर की। और PPT क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है। PPT क्या होती है, इनसॉल्युबल, यानी कि ये इनसॉल्युबल होगी। समझ में आया ना, ये क्या होगी, इनसॉल्युबल होगी। तो मेरा कहने का मतलब है आप हर किसी सेल के लिए KCl एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि कहीं कहीं पर Cl रिएक्शन करके PPT बना देगा, कहीं कहीं पर क्या बना देगा, ZnCl2 यानी कि कोई सॉल्युबल कंपाउंड। अगर वहां पर रिएक्शन करके एक हाईली सॉल्युबल कंपाउंड बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो टूट के फिर से आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई PPT बन रही है, यानी कि कोई इनसॉल्युबल कंपाउंड बन रहा है, तो वो क्या होगा, टूटेगा नहीं, ठीक। तो अगर इनसॉल्युबल कोई कंपाउंड, कोई PPT बन रही है, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, KCl का इस्तेमाल वहीं पे करोगे। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल एक ऐसे सेल के लिए आप करोगे जहां पर रिएक्शन ना दिखाए, और अगर रिएक्शन दिखाए भी तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन दिखाए कि हाईली सॉल्युबल हो, फिर से वो टूट जाए। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक यू ट्यूब की एक सॉल्ट ब्रिज बनाई, एक यू ट्यूब का ग्लास ट्यूब बनाई, एक ग्लास ट्यूब ली हमने जिसको हमने सॉल्ट ब्रिज बोला, ठीक है। यू शेप की ग्लास ट्यूब है, तो इस यू शेप की ग्लास ट्यूब को हमने क्या किया, इन दोनों सॉल्यूशंस में इस तरीके से फिट कर दिया। अब इसको हम इन्वर्टेड यू ट्यूब बोलते हैं, यू शेप ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब बोलते हैं, इसका पूरा नाम जो होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब। इन्वर्टेड मतलब उल्टा कर रखा है ना इसको, देखो उल्टा, तो इन्वर्टेड मैंने इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने उल्टा करके देखी हुई यूट्यूब की से। तो इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब यह हमने ली। हमने क्यों लिया इसको, हमने इसलिए लिया क्योंकि हम दोनों के कंसंट्रेशन को बराबर करना चाह रहे थे। हम फिर से इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट बनना बंद हो गया था, करंट का बनना बंद हो गया था। करंट बनना बंद क्यों हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद कर दिया था। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद क्यों हुआ था, क्योंकि यहां पर बहुत सारे पॉजिटिव, यहां बहुत सारे नेगेटिव इकट्ठा हो गए थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बंद कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को फिर से चालू करने के लिए हमने क्या किया, एक हम क्या लेके आए, यू शेप की एक ग्लास ट्यूब लेके आए, और उसके अंदर हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों फिल किया, क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, दोनों की कंसंट्रेशन को बैलेंस करेगा, दोनों की सांद्रता को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। कैसे बैलेंस करेगा, यहां जो पॉजिटिव बढ़ गया था वो नेगेटिव कम करेगा उसको, और यहां जो नेगेटिव बढ़ गया था उसको पॉजिटिव क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। यानी कि इन दोनों की स्पीड भी सेम होनी चाहिए। पता लगा इसकी स्पीड ज्यादा है, ये तो बहुत ज्यादा कम कर देगा और ये कभी नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो इन दोनों की स्पीड यानी कि मोबिलिटी भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इन दोनों की स्पीड बराबर होनी चाहिए, ठीक। दूसरा हमने क्या बोला, ये आसानी से फ्लो कर पाए, इसके लिए हमने इसके अंदर क्या फिल कर दिया, अगर पाउडर फिल कर दिया या फिर क्या कर दिया, जिलेटिन पाउडर डाल दिया, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब क्या होगा, इन दोनों को फिल करने के बाद ये तब तक इन सॉल्यूशंस के अंदर जाएंगे, ये दोनों तब तक इनका फ्लो होता रहेगा जब तक इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। और जैसे ही इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी, फिर से यहां से इलेक्ट्रॉन उसी स्पीड के साथ जाएगा और उसी स्पीड के साथ यहां से इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट होगा। तो दिस इज द Zn कॉपर डेनियल सेल, जिंक कॉपर डेनियल सेल। बात समझ में आ गई। अब यहां पर दो चीजें हमने इस्तेमाल करी, एक इस्तेमाल करा सॉल्ट ब्रिज, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इसके ऊपर बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, हटा दें, चलो ठीक है।
समझ में आया भाई? ठीक, अच्छा आगे बात करते हैं, आगे लिखते हैं। देखो यहां से हमने टर्म यूज किया था सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज को हमने क्या बोला था? लवण सेतु। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लवण सेतु। क्या होता है भाई लवण सेतु? देखो जरा, हमने बोला भाई जो यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है इसको हमने लवण सेतु बोल दिया। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया? लवण सेतु बोल दिया। ठीक है, ये है अपने पास एक लवण सेतु, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। इसके अंदर हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रहे थे। अभी वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बहुत तरीके के हम लोग यूज कर रहे थे। ठीक है, तो मैं कोई भी लिख सकता हूं इसके अंदर। तो इसके अंदर हमने दो चीजें फिल करी हैं, एक तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्लस अगर पाउडर या फिर जिलेटिन पाउडर, कुछ भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल किया था, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो हम इसके अंदर फिल करेंगे वो हम कौन कौन से कर सकते हैं भाई? वहां कर सकते हैं KCl, K2SO4, NH4Cl और हम यूज कर सकते हैं KNO3। ठीक, तो इतने सारे अपने पास होते हैं, इनसे कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये अपने पास इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दूसरा तो ये तो हम देख सकते हैं आंसर डेफिनेशन में सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? इट इज अ इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। ठीक है, तो यह इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब इज कॉल्ड द सॉल्ट ब्रिज इन विच वी विल ऐड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट विद अगर पाउडर और जिलेटिन पाउडर, कुछ भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके फंक्शन जो कि यहां से पूछता है। ठीक, इसका फंक्शन का मतलब इसका मेन कार्य क्या है, काम क्या है इसका, इसका उपयोग क्या है? फंक्शन ही क्या होगी भाई इसकी? कहां कहां इसका उपयोग हुआ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का? तो हम इसका उपयोग कहां कहां करने वाले हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहला इसका यूज हमने क्या किया था भैया? उसके सर्किट को कंप्लीट किया था इसने। सर्किट क्या किया था? कंप्लीट किया। तो हम पहला फंक्शन लिख सकते हैं, इट कंप्लीट। ठीक है, इट कंप्लीट द इंटरनल सर्किट ऑफ सेल। इट कंप्लीट द इंटरनल सर्किट ऑफ सेल। ये सेल के आंतरिक सर्किट को पूरा करता है। ठीक है, इंटरनल सर्किट का मतलब क्या हो गया? जैसे ये अपने पास सेल थी, ये अपने पास सेल है, सपोज करो ये दो इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहां से हमने बैटरी कनेक्ट कर दी ये, और ये सपोज हमने यहां से एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ये है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया है, ये अगर मैं बैटरी को छोड़ दूं तो बैटरी के अलावा जो बाकी का पूरा हिस्सा है ये इंटरनल सर्किट कहलाएगा। ठीक है, इसका आंतरिक हिस्सा कहलाएगा इंटरनल सर्किट कहलाएगा। और ये जो बैटरी होती है ये हमने बाहर से जोड़ी थी, उसको हम एक्सटर्नल सर्किट बोलते हैं। कौन सा सर्किट बोलते हैं? एक्सटर्नल सर्किट बोलते हैं। तो दो तरह का सर्किट हुआ, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो फंक्शन क्या हुआ भाई? सॉल्ट ब्रिज क्या काम कर रही है? इस सेल के इंटरनल सर्किट को कंप्लीट कर रही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर। ठीक, दूसरा पॉइंट, दूसरा और क्या काम है इसका भाई? दूसरा काम क्या है कि ये दो सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन को क्या कर रही है? न्यूट्रल कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे? इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन
of both solution. It electrically neutralize the concentration of both solution. ये क्या कर रहा है, दोनों सॉल्यूशंस के कंसेंट्रेशन को न्यूट्रल कर रहा है, ठीक है. इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्यूशन. ठीक, समझ में आ गया. यानी कि यह सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु दोनों विलयनों की सांद्रता को उदासीन करने का काम करता है. ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करने का काम करता है. तीसरा पॉइंट, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इट प्रिवेंट द intermixing of both solution. It prevent the intermixing of both solution. ये दो सॉल्यूशंस के इंटरमिक्सिंग को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, मतलब बचाता है. दो सॉल्यूशंस को मिक्स होने से बचाता है. जैसे ये दो सॉल्यूशन है, ये आपस में मिक्स ना हो जाए, इंटरमिक्स ना हो जाए, तो इसके लिए ये क्या करता है, इसको प्रिवेंट करता है, बचाने का काम करता है. ठीक है, बचाने का काम करता है. इस पॉइंट को ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, इट मिनिमाइज दी, प्रिवेंट लिखो, मिनिमाइज लिखो, इट मिनिमाइज दी लिक्विड जंक्शन. ये लिक्विड जंक्शन को क्या करता है, मिनिमाइज करता है, कम करता है. अब लिक्विड जंक्शन क्या है, देखो जरा, हटा दे इसको हटा दे. ठीक है, चलो यहां देखो, लिक्विड जंक्शन क्या है. देखो, सपोज हमने दो, ये हमने लिए दो इलेक्ट्रोड. ठीक है, यहां मैं एक में दिखाता हूं आपको, एक में देखो, ये बीच में ले लिया इस तरीके से. तो यहां पर बहुत सारे पॉजिटिव इकट्ठा हुए थे, पॉजिटिव. यहां पर नेगेटिव. ये कैथोड वाला हिस्सा है और ये एनोड वाला हिस्सा है. तो यहां पर बहुत सारे नेगेटिव, यहां बहुत सारे पॉजिटिव. हुआ क्या होगा, इसी को हम बोलते हैं, देखो लिक्विड जंक्शन, इसी को बोलते हैं. देखो एक जंक्शन बन गया, यहां पे क्या बन गया, एक जंक्शन आपको दिख रहा होगा. ठीक है, तो इस जंक्शन को कम करने का काम किसने किया भाई, इसने तो किया. यहां से इनको हटाने का काम किसने किया भाई, इसने किया. तो मिनिमाइज करने का काम भी इसने किया था. ठीक है, तो लिक्विड जंक्शन को मिनिमाइज करने का काम भी किसने किया था भाई, सॉल्ट ब्रिज ने काम किया था. तो ये था अपने पास सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन. एक तो सॉल्ट ब्रिज किसी भी सेल के आंतरिक संरचना को पूर्ण करता है. ठीक है, क्या लिख सकते हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना. इट कंप्लीट द इंटरनल सर्किट ऑफ सेल, यानी कि लवण सेतु किसी भी सेल के आंतरिक संरचना को पूर्ण करने का कार्य करता है. इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द सॉल्यूशन. ये दोनों तरफ या दोनों ओर के विलयनों के सांद्रता को उदासीन करने का कार्य भी करता है. ठीक है, यानी कि ये दोनों विलयनों के सांद्रता को उदासीन करता है. इट प्रिवेंट द इंटरमिक्सिंग ऑफ बोथ द सॉल्यूशन. ये दोनों विलयनों को मिक्स यानी कि मिश्रित होने से रोकता है या सुरक्षित रखता है. दोनों लिक्विड, दोनों विलयन आपस में मिक्स ना हो, इंटरमिक्स ना हो जाए, तो वो उनके इंटरमिक्सिंग को प्रिवेंट करता है. बात समझ में आ गई, यहां तक चीजें समझ में आ गई भाई. चलो मिटो देते हैं. अगला फिर से हम थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे इस सेल को और फिर आगे बढ़ेंगे. चलो फिर से हल्का सा ड्रॉ कर लेते हैं. दो चीजें सिखानी है, फिर खत्म करते हैं. तो बेसिक को समझे भाई, क्योंकि बेसिक नहीं समझोगे ना बेटा फिर कुछ समझ नहीं आएगा. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ी होगी 12th क्लास 11th क्लास के अंदर, लेकिन ध्यान नहीं दिया तो फिर सारी चीजें गायब हो जाती है दिमाग से, है ना. इसलिए हम कहते हैं क्लास 11th को अच्छे से पढ़ो. ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसको हमने कैथोड बोला था और इसको हमने क्या बोल दिया था, एनोड बोला था. ठीक है, यहां पे ZnSO4 सॉल्यूशन का मिक्सचर और यहां पे कॉपर सल्फेट रखा हुआ था. अब यहां से हम दो चीज सीखेंगे, एक तो सीखेंगे सेल रिएक्शन क्या होती है और एक हम सीखेंगे, पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे, दूसरी हम बात करेंगे भाई सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है.
दो चीजें, कभी भी यहां से सवाल बन जाता है भाई सेल रिएक्शन क्या होती है और सेल रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं। ठीक है, सेल रिएक्शन और सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सेल रिएक्शन तो मैंने आपको बता दी भाई क्या होती है सेल रिएक्शन, है ना। एनोड और कैथोड को हम लिखते हैं, उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं। चलो देखो, जैसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखे यहां से, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन अगर मैं यहां से लिखूं तो क्या निकल के आएगी भाई, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो Zn+2 बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अब रिडक्शन हाफ सेल लिखो, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। तो कॉपर +2 ने क्या किया था, इनकी फॉर्म भी लिखना सॉलिड एक्वस, तो एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और क्या बनाया था यहाँ पे, Cu सॉलिड बनाया था। अब इसके बाद हमने इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखी थी, ठीक है, ये आपस में कट गए थे और क्या बचा था यहां से, Zn सॉलिड एंड प्लस Cu+2 एक्वस, और यहां से बचा था अपने पास Zn+2 एक्वस, और यहां से बचा था Cu सॉलिड। तो इसको तो हम बोलते हैं सेल रिएक्शन। ये क्या होती है अपने पास, इसको हम बोलते हैं सेल रिएक्शन। ये क्या होती है अपने पास, सेल रिएक्शन। ये है सेल रिएक्शन, ठीक, इसको हम क्या बोल देते हैं, सेल रिएक्शन बोल देते हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है फिर, देखो सेल रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है, कैसे हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन वाले को लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद 2 डंडे बीच में लगाएंगे इस तरीके से, और फिर लिखेंगे रिडक्शन। फिर किसको लिखेंगे, रिडक्शन को लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम क्या बोल देते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। ये जो 2 डंडे मैंने यूज किए हैं इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु, ठीक है। ये क्या है अपने पास, सॉल्ट ब्रिज, जो बीच में 2 डंडे यूज किए इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है। जिंक Zn से कहां जा रहा है, Zn+2 में, तो पूरा लिखेंगे, देखो Zn सॉलिड, क्या लिखा, Zn सॉलिड। अब ये एक्वस है, ये सॉलिड है, 2 अलग अलग अवस्थाएं हैं। अवस्था समझते हो, फेज, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, तो दोनों अलग अलग फेज हैं। तो 2 फेज हैं, तो यहां पर Zn एक्वस फेज है और ये Zn सॉलिड फेज है। तो मैंने ऐसे लिख दिया, देखो Zn एक्वस एंड Zn सॉलिड फेज, ठीक है। तो अब इन दोनों फेज के बीच में क्या होगी, एक बाउंड्री होगी, दोनों फेज के बीच में क्या होगी, एक बाउंड्री होगी। तो उस बाउंड्री को हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे, इसको हम बोलते हैं फेज बाउंड्री, अवस्था फेज बाउंड्री। फेज बाउंड्री समझते हो, 2 अवस्थाओं के बीच की जो बाउंड्री होती है, 2 फेज के बीच की जो बाउंड्री होती है, ये पहला फेज सॉलिड है, दूसरा फेज एक्वस है, तो दोनों के बीच की एक बाउंड्री होगी। अब ये हो गया ऑक्सीडेशन पूरा। अब यहां पे क्या लगा दो, डबल डंडा, इस तरीके से, 2 डंडे लगा दो, ये किससे काम करेगा, सॉल्ट ब्रिज का, ठीक है। अब क्या लिखना है, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हुआ, Cu+2 एक्वस का रिडक्शन हुआ, और किस में हुआ, Cu सॉलिड में हुआ। तो ये होगी आपकी सेल, इसको हम बोलते हैं सेल। ये क्या होती है अपने पास, सेल बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड द सेल। समझ में आया, ये है अपने पास सेल, और इसको हम बोलते हैं सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन, और ये क्या होती है अपने पास, सेल होती है। आपने पूरे डेनियल सेल को बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट उसका प्रोसीजर लिखना है, पूरा जो मैंने बोला है, कैसे क्यों हमने वो ऐड किया, क्यों क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि क्वेश्चन आपका बीच से बनेगा। क्वेश्चन ना उठा के आते हैं बीच से, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक। गैल्वेनिक सेल बनाओ, डेनियल सेल बनाओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाओ, ड्राई सेल बनाओ, तो डायरेक्ट नहीं आएगा आपका क्वेश्चन। बेसिक समझोगे तो यहाँ पर सब कुछ आपको आसान लगेगा, बेसिक समझ में नहीं आएगा तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन को समझो, इस लेक्चर को समझो अच्छे से, ठीक है, कैसे मैंने सेल रिएक्शन लिखी और कैसे मैंने सेल रिप्रेजेंट किया। ये सेल रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ, ये सेल हो गई टोटल, इसको हम सेल बोलते हैं। ये फेज बाउंड्री यहाँ पे, और ये सॉल्ट ब्रिज, 2 डंडे जो बीच में लगते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बीच में 2 डंडे आएंगे, उसको हम बोल देते हैं सॉल्ट ब्रिज। और बाकी ये फेज बाउंड्री और ये भी फेज बाउंड्री, ये दोनों फेज बाउंड्री है, ये भी फेज बाउंड्री है, ठीक है। 2 फेज की बाउंड्री, 2 फेज के बीच की बाउंड्री क्या बोल दिया,
फेस बाउंड्री। ठीक, तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लोग लाइक जरूर करें, क्योंकि व्यूज बहुत सारे आते हैं और लाइक्स नहीं आती तो फिर थोड़ा सा डिमोटिवेट सा हो जाते हैं हम लोग और काम करने में उतना मजा नहीं आता फिर। तो हम लोग चाहते हैं कि मोटिवेशन हमारा बना रहे, आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलता रहे। चैनल में लाइक्स व्यूज तो अच्छे खासे ठीक ठाक ही आते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग करते रहें जिन्होंने नहीं किया है। और बहुत सारे बच्चे वीडियोस को देख के शायद मुझे लगता है पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप लोग किसी भी माध्यम से पढ़ाई करें, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अपने सेहत का ध्यान रखें और पढ़ाई का भी ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगली वीडियो में आएंगे इसके बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आएगी।